हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जामिया के एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर पे, जो कि जामिया ने कंडक्ट किया था 28 अप्रैल को, दैट इज़ कल। एंड हमारे पास ना सेट डी अवेलेबल है। बेसिकली अगर देखा जाए तो सेट ए टू सेट डी सारे सेट सेम ही होते हैं, सब में सेम क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ शफल होते हैं। तो चलो फिर आज हम लोग इसका डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस में जो डाउटफुल हैं उनको हम स्किप कर देंगे। अगर आप उसके लिए श्योर होगे उन आंसर्स के लिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट आर एडमिनिस्टर्ड बाय। इनको कौन एडमिनिस्टर्ड करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एग्जिम बैंक। नो डाउट ये एमसीए के अंडर आती है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। इज प्राइमरीली कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं किसका? कंपनीज एक्ट का, चाहे वो 1956 हो चाहे वो 2013 हो। एलएलपी एक्ट का मतलब बेसिकली जितने भी एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो कहाँ होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, which of the following statement is correct? Internal audit and management audit are same? No. Internal audit is compulsory? नहीं, ये compulsory नहीं होता। Statutory audit compulsory होता है। Internal audit and statutory audit are the same? No. Statutory audit of company accounts is compulsory? Yes. अगर हम statutory audit की बात करें तो ये हर एक कंपनी के लिए compulsory है, फिर भले वहाँ पे कोई भी टर्नओवर ना हो। क्लियर? टर्नओवर के बेसिस पे हम लोग क्या कराते हैं? टैक्स ऑडिट कराते हैं। मतलब जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ेगा फिर वहाँ हमारी टैक्स ऑडिट की लायबिलिटी आती है। नेक्स्ट, बोनस शेयर्स कैन बी इशूड बाय अ कंपनी। ये क्वेश्चन ने बताया हुआ है कि ये हमेशा फ्री रिजर्व्स में से ही आप इशू करते हो। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, हु इज़ इन एलिजिबल टू बिकम अ डायरेक्टर इन अ कंपनी। देखो कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए ना बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेंशन किए हुए हैं। जैसे अगर आप अनसाउंड माइंड हो, आप पागल हो, तो उस केस में आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। अगर आप अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट हो तो भी आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। या आपको कन्विक्ट किया गया था, इम्प्रिजनमेंट किया गया था, तो उस केस में भी आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। अब एज पर गिवन ऑप्शन देखो लिखा है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बट नॉट डिक्लेयर्ड। आप अभी डिक्लेयर तो नहीं हुए हो ना, पागल आपको डिक्लेयर नहीं किया गया है। पर्सन अप्लाई टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, अनएडजुडिकेटेड हमने बोला था, या अनडिस्चार्ज। आपने सिर्फ यहाँ अप्लाई किया है। और डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, तो ये सब तो बन सकते हैं। बस पर्सन कन्विक्टेड फॉर 2 months फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। अब पर्सन को कन्विक्ट किया गया है तो इस केस में आप कभी भी डायरेक्टर के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, when a contract is perfectly valid in its substance but it cannot be enforced because of certain technical defects। ये भी हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि इसको हम लोग अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय। सेल ऑफ गुड्स बेसिकली एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे आप इस बात के लिए अग्री करते हो या कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि आप आज गुड्स दोगे, या अग्रीमेंट टू सेल करते हो, किसके बदले? प्राइस के बदले। एंड एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। द सेलर ट्रांसफर्स और अग्री टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में देखो ऑडिट प्रोग्राम्स आएगा, यस। समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स आएगा, चेकलिस्ट भी आएंगी। बेसिकली जो भी ऑडिट प्लान डॉक्यूमेंट्स आता है ना, सब कुछ इसका पार्ट होता है। रिप्रेजेंटेशन लेटर इसका पार्ट होता है, कंफर्मेशन लेटर इसका पार्ट होता है, बट ऑडिट फाइल इसका पार्ट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, ऑडिट रिस्क, ये किसका फंक्शन है? ये फंक्शन है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क का, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, most of the auditors work in forming the auditor's opinion consist of obtaining and evaluating audit evidence। यहाँ पे देखो आंसर ही दे दिया है obtaining and evaluating audit evidence। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, probability and linear programming for planning and controlling activities are used by। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर PERT होना चाहिए, दैट इज करेक्ट आंसर होना चाहिए ए। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू फाइंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स वी हैव टू यूज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट। जब भी हम बात करें डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स की और स्टैटिस्टिकल टेस्ट की, तो हम बात करेंगे किसकी? कोरिलेशन की, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी, पियर्सन्स कोरिलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट? ची स्क्वायर टेस्ट, साइन टेस्ट, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, हमने इतनी बार इतने सारे एमसीक्यूज कराए हैं, सब जगह हमने ची स्क्वायर टेस्ट के बारे में डिस्कस किया। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, a Likert scale is
लिकर्ट स्केल को हम और किस नाम से जानते हैं? सबमिटेड स्केल। तो करेक्ट आंसर होगा सी। टू नो डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स, अगर आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन जानना है तो आपको कौन सा टेस्ट लेना होगा? कोरिलेशन टेस्ट। नेक्स्ट, a deposit of rupees 1300 earns rupees 339.45 as interest in 3 years. If the interest is compounded monthly, what is the effective rate? इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे डिटेल में मिल जाएगा और इसका करेक्ट आंसर होगा ए 8.04%। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द ची स्क्वायर टेस्ट स्टैटिक when testing for independence in a contingency table with 5 rows and 5 columns would be। देखो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग कैसे निकालते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं नंबर ऑफ रोज -1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स -1। मेरे पास 5 रोज है -1 मल्टीप्लाई बाय 5 कॉलम है -1, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 4 16, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, bonds that are sold outside the country in whose currency they are denominated, इसको हम कहते हैं foreign bonds, that is correct answer होगा B। next, which of the following statement is true about MIS? MIS के बारे में इसमें करेक्ट है कि ये मैनेजमेंट ओरिएंटेड होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 ये पूछ रहा है कि सेक्शन 3 ऑफ IT एक्ट किसको कवर करता है? ये कवर करता है डिजिटल सिग्नेचर को। नेक्स्ट, information system help organizations in taking strategic decisions that need to be taken for both routine and non-routine problems। जहां हम routine और non-routine problem की बात करेंगे वहां हम बात करें DSS की, that is decision support system, तो correct answer होगा C। Next, which of the following approaches is most appropriate for an organization with little experience in international market exporting? Which trade theory holds that nations can increase their economic well-being by specializing in the production of goods they produce more efficiently than anyone else? The theory of competitive advantage? No. The theory of absolute advantage इसका करेक्ट आंसर होगा। थ्योरी है तो थ्योरी में ऐसा कुछ समझाने जैसा नहीं है, इसीलिए हम क्वेश्चंस के आंसर्स बता रहे हैं। नेक्स्ट, which institution decided to ban the practice of individuals having permanent seats on boards of listed companies? SEBI, that is correct answer होगा B। In which state is iPhone maker Foxconn planning to invest up to $1 billion? इसका करेक्ट आंसर अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 25 ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पेप्सिको। नेक्स्ट, which of the principle is incorrect from economic point of view? Trade can make everyone better off. Rational people never think at the margin. No, जो भी rational people होते हैं ना, rational people मतलब क्या होता है? जो हर एक टर्म्स एंड कंडीशंस को समझे, जो प्रॉपर डिसीजन ले सके, तो वो हमेशा मार्जिन के बारे में सोचते हैं। तो ये पॉइंट गलत है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, करेक्ट आंसर होगा बी। Which of the following statement is incorrect? Market supply is the sum of all individual quantities supplied by the sellers at each price. Yes. Market demand is sum of all prices that are paid by individuals for the same quantity of the goods. No. Demand की अगर बात करें तो कितना क्वांटिटी डिमांड किया गया है इंडिविजुअल्स के थ्रू, उनको एड ऑन करते, तो करेक्ट आंसर होगा बी कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, if the supply curve of rice per kg is defined by this and the demand curve is defined by this, what is the equilibrium quantity? अब देखो अगर हम लोग इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की बात करें तो नो डाउट हमारा जो सप्लाई है वो किसके बराबर होगा? क्वांटिटी के बराबर होगा, क्वांटिटी डिमांडेड के बराबर होगा। ये हो जाएगा -600 इज इक्वल टू -100p, और हमारे पास प्राइस कितनी आ जाएगी? 6। तो जब हमारे पास प्राइस 6 आ गई तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके डिमांड की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की वैल्यू निकाल सकते हो, और ये आएगा 1560। आप इससे कैलकुलेट करो या क्वांटिटी सप्लाई से कैलकुलेट करो, दोनों ही केसेस में आंसर आ रहा है 1560, जो कि हमारे पास गिवन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए था 1560। नेक्स्ट, फर्म्स इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मेक प्रोडक्ट्स दैट आर क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कहाँ होता है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में। व्हेन द गवर्नमेंट टैक्सेस द वेल्दी टू डिस्ट्रीब्यूट टू द पुअर, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्योंकि इसके आंसर में हमें थोड़ा डाउट है। नेक्स्ट, अ सर्टेन फर्म प्रोड्यूसेस एंड सेल्स पेन्स, लास्ट ईयर इट सोल्ड 12 million पेन्स एट अ प्राइस ऑफ ₹40 पर पीस। फॉर लास्ट ईयर द फर्म, अब देखो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास
कॉस्ट के बारे में किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, सिर्फ कह रहा है कि आपको 12 मिलियन पेन आपने सेल किया 40 पे, तो आपके पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है पर पेन, है ना। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास रेवेन्यू आ जाएगा। दैट इज करेक्ट आंसर आएगा, टोटल रेवेन्यू दिया है। प्रॉफिट के बारे में हम नहीं बता सकते क्योंकि इसमें से कॉस्ट भी तो लेस करेंगे। नेक्स्ट, if a firm produces 200 units of commodity by employing 10 workers and 240 units of the same commodity by employing 12 workers, तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा? एवरेज प्रोडक्ट सिंपली क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और हमारे पास टोटल प्रोडक्ट है 200 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 10 या फिर है 240 डिवाइडेड बाय 12। दोनों ही केसेस में जो हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 20। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द सप्लाई इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, मतलब अगर आपने सप्लाई में 10% चेंज किया तो प्राइस में भी 10% चेंज हुआ, तो यहाँ पे ई एस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए, यूनिटरी इलास्टिक। ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए अपने चैनल पे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रूटीन डिसीजन एज पर गिवन ऑप्शन? करेक्ट आंसर होगा बी, डिसीजन रिलेटेड टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्शन प्लांट। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इस पे हमने चैनल पे डिटेल डिस्कशन क्लास अपलोड की हुई है। नेक्स्ट, डैश इज अ प्लान्ड एफर्ट टू इनेबल एम्प्लॉयज टू लर्न जॉब रिलेटेड नॉलेज, स्किल एंड बिहेवियर। करेक्ट आंसर होगा सी, ट्रेनिंग। व्हेन अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज एंड सुपरवाइजर्स मीट रेगुलरली टू डिस्कस द मैनेजमेंट प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्वालिटी सर्कल। नेक्स्ट, अ नीड टू डिस्कवर वॉट वी आर एंड टू डेवलप द फुलेस्ट पोटेंशियल। जब हम फुलेस्ट पोटेंशियल की बात करें तो हम बात करेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की, एंड मैस्लोज नीड ऑफ थ्योरी भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। कम्युनिकेशन सर्व्स 4 मेजर फंक्शंस विद इन अ ग्रुप, तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा इसका पार्ट नहीं है। कम्युनिकेशन में इन्फॉर्म करना होता है, परसुएट करना होता है, मोटिवेट करना होता है, बट कंट्रोल करना नहीं होता, तो करेक्ट आंसर होगा डी। Next, which of the following strategies could be used to make the practice of HRM more effective? Inducing work measurement, conducting a productivity audit, improving employee motivation, introducing new technology। जब भी हम HRM की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? एम्प्लॉय की, तो करेक्ट आंसर होगा सी, improving employee motivation। Next, the process of ensuring that employees' activities and outputs match the organization goal, इस process को हम कहते हैं performance management। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस इनटू एन ऑर्डर। देखो, सबसे पहले है रिव्यूइंग एप्लीकेशन एंड रिज्यूम, डेवलपिंग क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, मेकिंग एन ऑफर, इंटरव्यूइंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट। अगर हम इसके सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले होता है डेवलपिंग क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, फिर होता है रिव्यू करना एप्लीकेशन एंड रिज्यूमे, फिर इंटरव्यूइंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट, एंड लास्ट में होगा मेकिंग एन ऑफर। दैट इज करेक्ट सीक्वेंस होगा 2 1 4 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ परफॉर्मिंग द गो टू मार्केट एक्टिविटीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो यहाँ पे ना इसका फुल फॉर्म ही होता है STP मार्केटिंग, दैट इज सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, तो करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, इसमें हमें डाउट है इसलिए हम इसका आंसर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीटली डेफिनेशन है ब्रांड एक्सटेंशन की, तो करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 46, which of the following elements of the marketing communications mix includes a variety of programs directed internally to employees of the company or externally to consumer? Public relation, that is correct answer होगा D। Next, a concert ticket is primarily an example of which element of the services marketing mix? Concert ticket basically किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल एविडेंस का, तो करेक्ट आंसर होगा डी। ट्रिप का फुल फॉर्म क्या है? ट्रिप का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। among following which is an element of micro environment? पॉलिटिकल मैक्रो है, इकोनॉमिक मैक्रो है, कॉम्पिटिटर भी मैक्रो है, बट कल्चरल इन्वायरमेंट ये माइक्रो इन्वायरमेंट है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। विच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टाइप इंडिकेट्स अ प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट और जोग्राफिकल इंडिकेटर, करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, which of the following statement is are false? Direct payment by customer into the firm's bank account will increase the balance in the passbook as compared to the cash book, ये तो correct है। Payment made by the bank on behalf of its customer will increase the balance in the passbook, no, उससे तो balance decrease होगा। बैंक चार्जेस आर क्रेडिटेड टू कस्टमर अकाउंट इन द बैंक्स लेजर, नहीं, हम उसको डेबिट करते हैं, तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी, के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
नेक्स्ट, कंपनी के पास लाइबिलिटी दी हुई है, ओनर्स इक्विटी दी है, आपको असेट बताना है। तो बहुत ही ईजिली हम लोग बता सकते हैं क्योंकि असेट क्या होता है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, आपके पास असेट आ जाएगा जिसकी फिगर आएगी 35,700। नेक्स्ट, द proportion of agricultural and business income in case of income derived by the assessee from growing of tea leaves in India and manufacturing of India is, अब देखो अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो 60% एंड बिजनेस इनकम की बात करें तो 40%। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। वॉट वुड बी द टैक्स रेट एप्लीकेबल इन केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई। जब हम कंपोजिट सप्लाई की बात करते हैं ना, तो जो भी प्रिंसिपल सप्लाई पे रेट एप्लीकेबल होता है वही कंपोजिट सप्लाई पे भी एप्लीकेबल होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। अब अगर आप कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के कंप्लीशन के लिए, मतलब आपने घर बनवाने के लिए लोन लिया और पहले का, मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पहले का जो लोन है वो आपको 5 इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, इन 5 इंस्टॉलमेंट फॉर 5 ईयर्स। नेक्स्ट, Amit receives net salary of 5 lakh from his employer on which TDS amounting 50,000 is borne by employer। तो आपको ये बताना है कि कितनी इनकम चार्जेबल होगी अंडर द हेड सैलरी। ये 5 लाख प्लस ये 50,000, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 5,50,000 क्योंकि टोटल इनकम आपकी 5,50,000 थी, उस पर TDS डिडक्ट किया गया, इसीलिए आपके हाथ में कितना आया, ओनली 5 लाख। एडवांस टैक्स will not be paid if tax payable after TDS is more than or equal to 10,000, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। अब देखो HRA पे भी हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कराया हुआ है जो हमने मैराथन क्लास अपलोड की थी। तो सबसे पहला जो आएगा वो आएगा रेंट रिसीव्ड। आपने रेंट कितना रिसीव किया, 5500 पर मंथ, मतलब पूरे साल का जो आपका रेंट आएगा वो आएगा 66,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। और सैलरी में हमें क्या लेना है, ओनली बेसिक सैलरी एंड DA जो कि फॉर्म मतलब जो इसका पार्ट बन रहा है, ठीक है ना। आगे कमीशन भी दिया हुआ है 1% ऑन टर्नओवर, वो नहीं लेंगे। तो सिंपली 10,000 पर मंथ और 6,000 पर मंथ का 60% हो जाएगा 3600। आप लोग कैलकुलेट कर लेना। तो मंथली सैलरी आएगी 13,600। जब हम उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी 163,200। तो इससे कैलकुलेट करेंगे, पहली वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू आएगी 49680। दूसरा होगा जो आपको HRA रिसीव हो रहा है तो 5,000 पर मंथ, मतलब 60,000 हो गया। एंड तीसरा है क्योंकि न्यू दिल्ली में तो 50% ऑफ सैलरी, तो 50% हमारे पास हो जाएगा 81,600। क्लियर, क्योंकि टोटल सैलरी कितनी है 163,200। तो इसमें से जो लीस्ट है उसका आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, दैट इज 49,680 का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अ कंपनी प्रोड्यूस 50,000 यूनिट्स इन मई, 75,000 यूनिट्स इन जून। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मई का दिया हुआ है और जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 60 लाख हो गया जून का। तो क्या हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं? हाँ, बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का, तो वो होगा चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब 10 लाख डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट, मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 25,000 यूनिट्स। तो पर यूनिट मेरी कॉस्ट आ गई 40 रुपीज़ पर यूनिट। तो ये 40 रुपीज़ पर यूनिट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। अब क्या हम वेरिएबल कॉस्ट की हेल्प से फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अब जैसे मान लो यही 50 लाख है तो ये 50 लाख हो गया इज इक्वल टू 50 लाख मतलब 50,000 यूनिट्स पे हम बात करें तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 40, ये कितना होगा 20 लाख। और जो बैलेंस बचेगा वो हमारा फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप जब 75,000 यूनिट्स पे भी कैलकुलेट करोगे ना तो आपके पास फिक्स कॉस्ट कितना आएगा 30 लाख ही आएगा। क्लियर, हमसे क्वेश्चन में इतना नहीं पूछा था, हमसे सिर्फ पूछा था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, तो करेक्ट आंसर होगा भी 40 रुपीज़। नेक्स्ट, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 16 भी दिया हुआ है और 60 में भी यही करेंगे कि सिंपली कह रहा है टोटल कॉस्ट 18,000 है 2,000 यूनिट्स पे एंड 26,000 है 5,200 यूनिट्स पे। तो यहाँ पे भी अगर हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेना तो 26,000 माइनस 18,000 करेंगे और 5,200 माइनस 2,000 करेंगे तो 2.5 पर यूनिट आएगा। ठीक है, इससे हम फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे। फिक्स कॉस्ट हमारा आएगा 13,000 एंड फिर जब आप टोटल कॉस्ट निकालोगे 4,000 पे तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 ये आ जाएगा 10,000 और आपका फिक्स कॉस्ट कितना है 13,000। तो आपकी वैल्यू आएगी 23,000 जो कि ऑप्शन डी में दिया है। होपफुली क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट, a firm uses machine hours to allocate overhead cost. During the period, budgeted variable overhead is 10,000 and budgeted machine hour is 100 hours for budgeted volume of 1,000 units. Firm produce करा 1,200 units consuming 150 hours and spent rupees 15,000 towards variable overhead. तो क्या हम टोटल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड रेट को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है
मेरे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी दी हुई है 1000 यूनिट्स, नो 1200 यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट कितना है 10,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 1000 मतलब 10 माइनस सीधे सीधे 15,000 क्योंकि हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट दी हुई है, तो ये हो जाएगा -3,000, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर होगा 3,000 एडवर्स। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। क्वेश्चन नंबर 63 सिंपल है, आप लोगों को ईओक्यू बताना है और ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय एनुअल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय, देखो कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट दिया है 100 रुपीज़ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, और कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 10% मतलब सीधे 20। जब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो करेक्ट आंसर आएगा डी 200। नेक्स्ट, ट्रांसफरिंग मनी बिटवीन बैंक्स फॉर इंटरनेशनल वायर ट्रांसफ़र यूजेस, इसको हम कहते हैं स्विफ्ट कोड और इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, तो करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 65 में भी हमें डाउट है इसलिए हमने इसको होल्ड किया है। Question number 66, real interest rate, risk for any currency arises whenever the change in nominal interest rate is not in sync with the expected inflation. That is correct answer होगा D. Question number 67. Question number 67 का आंसर भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, पर उसके पहले इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर है सी, थ्योरी है इसलिए रीड नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 69, ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि रवि ने 80,000 इन्वेस्ट किया था 3 साल के लिए और एनुअल इंटरेस्ट रेट था 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली। अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन हाउ मच विल रवीज इन्वेस्टमेंट वर्थ, 3 साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, सिंपली 80,000 1 + 10 डिवाइडेड बाय 400 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, कैलकुलेट करोगे 107591 अप्रॉक्स आएगा, करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 इजी है, बहुत ही सिंपल, हम लोग यहाँ पे कैपम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, RF + बीटा RM - RF, ठीक है। मेरे पास RF दिया हुआ है 9%, बीटा दिया है 1.40 और RM दिया हुआ है 16%। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 18.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 भी इजी है, हमारे पास 2 सिक्योरिटीज़ का एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है और कह रहा है कि जो फर्स्ट पोर्टफोलियो से 40% आ रहा है तो नो डाउट सेकंड से कितना आएगा 60%, तो 12% मल्टीप्लाई बाय 0.40 प्लस 16% मल्टीप्लाई बाय 0.60, जब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 14.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पे बैक पीरियड पूछा है, बहुत सिंपल है कि अगर 1,20,000 आप लगा रहे हो तो आपका पे बैक पीरियड क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रेट नहीं दिया है। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर का जब कैलकुलेशन करोगे तो 94,000 आएगा और बैलेंस फिर कितना बचेगा, 26,000 की रिकवरी बचेगी जो कि आपकी 5th ईयर में होगी। तो अप्रॉक्स जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू आएगा 4.50, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ पे देखो कह रहा है कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, हमने बताया फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। क्या हमारे पास क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिया है, हाँ दिया है। क्या पीवी रेशियो दिया है, नहीं। पीवी रेशियो मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है 5 लाख, सेल्स दिया है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, तो जब हम पीवी रेशियो निकालेंगे ना तो 50% आएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट बहुत ही सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 लाख डिवाइडेड बाय 50%, और जब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 6 लाख। नेक्स्ट ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईपीआईटी। विच कैपिटल स्ट्रक्चर बिलीव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ट्रेडिशनल अप्रोच, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इन वॉट सीक्वेंस मैनेजर्स यूजुअली परफॉर्म देयर फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हमने कराया हुआ है। एट वॉट लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज अ कॉर्पोरेट मैनेजर ऑपरेट, मिडल लेवल। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ चैलेंजेस फॉर मैनेजर्स एट प्रेजेंट, आज की डेट में बात करें तो मैनेजिंग कम्युनिकेशन है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन भी है, मैनेजिंग चेंज भी है, बट माइक्रो मैनेजिंग द वर्क फोर्स माइक्रो लेवल पे नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग, पॉलिसी है, प्रोसीजर है, बजट है, कंप्लायंस नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट द सेम लेवल पे होगा तो हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड डाउनवर्ड होता तब वर्टिकल होता। और हमने बिजनेस कम्युनिकेशन भी ऑलरेडी हमने बिजनेस कम्युनिकेशन के भी नोट्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए थे, वहाँ पे ये टॉपिक ऑलरेडी कवर कराया हुआ है। नेक्स्ट,
पेस्ट एनालिसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो अब पेस्ट की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। ये है एक्सटर्नल मैक्रो इन्वायरमेंट, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 82, ये पूरी डेफिनेशन है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन की। क्वेश्चन नंबर 83, ये डेफिनेशन है कोर कॉम्पिटेंसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 रिपीट है, करेक्ट आंसर होगा बी कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 85 भी इन्होंने रिपीट किया, करेक्ट आंसर होगा डी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 86 डेफिनेशन है क्वालिटी सर्कल की। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इशू ऑफ बोनस शेयर, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, सही है। सीआरआर बायबैक की वजह से बनता है, सही है। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कैपिटल प्रॉफिट होता है। बट क्या प्रोविजन हमेशा क्लासीफाई होता है करंट लायबिलिटी? नो, ये नॉन करंट लायबिलिटी भी होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म होगा तो करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म होगा तो नॉन करंट लायबिलिटी। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी 20,750। और इसका डिटेल आंसर अगर आपको चेक करना हो तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 89 भी हमने होल्ड किया है। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, कह रहा है कि एट द बिगनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर क्लब के पास असेट है, लायबिलिटी है और 1800 का डेबिट बैलेंस है, तो ओपनिंग कैपिटल फंड क्या होगा। अब क्योंकि देखो असेट मेरे पास आ जाएगा 19,000 इधर, लायबिलिटी आ जाएगी 5,000 और क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो माइनस 1800 होगा। तो जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपके पास कैपिटल फंड आएगा 15,800। नेक्स्ट, इफ द वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है तो क्या हम नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं? हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दो तो बहुत ही ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा 3 लाख। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट सेल्स दिया हुआ है, क्या हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं? हाँ, सीधे 2 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे करेक्ट आंसर आएगा 20%। नेक्स्ट, एक्स कंपनी लिमिटेड फॉरफीट 20 शेयर्स ऑफ 10 ईच जिस पे 5 पेड था, तो जो एंट्री है वो है शेयर कैपिटल 20 इंटू 10, 2 जितना रिसीव हुआ, 2 शेयर फॉरफीचर जितना नहीं रिसीव हुआ, तो 20 पे कितना नहीं रिसीव हुआ 5, तो ये 100 हो जाएगा। कंपनी ने इसको फर्दर री इशू कर दिया 8 पे, तो बैंक शेयर फॉरफीचर 2 शेयर कैपिटल, यहाँ कितना आएगा 20 इंटू 8 और 20 इंटू 2 जो नहीं मिला, तो कितना ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में? यहाँ से 100 रुपये और यहाँ से माइनस करेंगे 40, तो जो बैलेंस बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इफ द इक्विपमेंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिया है, क्या हम बुक वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, जो अभी तक इकट्ठा हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए 36,50,000। नेक्स्ट, why any money should be spent at all by a manager is questioned in, ये अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना, हम इसके आंसर के लिए कंफर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पूछा है कि कौन सा इसका एग्जाम्पल नहीं है। नो डाउट कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड असेट, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम, एंटिसिपेटेड फ्यूचर लॉस। नेक्स्ट, गिवन सैलरी एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का दिया है, एंड का दिया है, तो क्या हम कैश आउटफ्लो बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं। मेरे पास 40,000 का एक्सपेंस है, पिछले साल का कितना है 5,000 और करंट ईयर का कितना है 10,000, तो सीधे सीधे करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा ए 45,000। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। डेप्रीसिएशन क्या टेम्पररी चेंज है? नहीं, ये तो परमानेंट चेंज है। वाइल कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन क्या हम स्क्रैप वैल्यू लेते हैं? हाँ लेते हैं। अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन जो कंबाइंड इफेक्ट है रिपेयर का एंड डेप्रीसिएशन का, क्या ये यूनिफॉर्म होता है? हाँ, अगर हम लोग एसएलएम मेथड की बात करें तो वो तो यूनिफॉर्म ही होगा ना, तो करेक्ट आंसर होगा डी। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आपके पास कॉस्ट ऑफ असेट दिया है, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन दिया है, कह रहा है WDV मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करें तो थर्ड ईयर के एंड पे इसकी क्या वैल्यू आएगी। सिंपल है, 4 लाख का 10% निकालेंगे तो 40,000, तो फर्स्ट ईयर के एंड में वैल्यू हो जाएगी 3,60,000। फिर सेकेंड ईयर जब हम 36,000 माइनस करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी 3,36,000। अब फिर थर्ड ईयर के एंड में हम 33,600 माइनस करेंगे तो मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 2,91,600। क्लियर? अभी देखो जितने क्वेश्चंस के लिए हम श्योर थे हमने वो अपलोड कर दिया, कुछ कुछ क्वेश्चंस डाउटफुल हैं, तो जैसे ही आंसर की आ जाएगी जामिया की वो भी हम आंसर पिन कर देंगे। जो क्वेश्चंस हमने आपको बोला है बताने के लिए वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अगर आप श्योर हो अपने आंसर्स के लिए तो। एंड जो आंसर्स हमने स्किप किए हैं वो प्लीज़ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे ना हमने उसका डिटेल सोल्यूशन अपलोड किया है तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है।
अगर आप लोगों ने हमारी प्रैक्टिस शीट्स, सैम्पल पेपर्स, मैराथन क्लासेस किए होंगे, जो टॉपिक हमने चैनल पे अपलोड किया है, टेस्ट सीरीज़ हमारी ज्वाइन की थी, तो हमें नहीं लगता किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होगा। कुछ क्वेश्चंस डाउटफुल होते हैं जैसे 10 to 20 क्वेश्चंस, बट मोर देन 70 to 80 क्वेश्चंस आपने बहुत ही ईजिली एग्जाम में अटेम्प्ट किया होगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग मैराथन क्लास पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।